सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह परमार है और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, एडमिशन ले चुके हो या फिर एडमिशन लेने वाले हो या फिर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का और आपका फर्स्ट ईयर किस तरीके से रहता है, कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, क्या आपका सिलेबस है, इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और बहुत सारी तमाम बातें जो कि आपको जाननी जरूरी है, इसी वीडियो में हम उसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं, उनका सिलेबस कौन कौन सा है और उससे भी जरूरी है कि ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा कि एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं और एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आईसीआर जो है, जो कि एपेक्स एग्रीकल्चर की बॉडी है, ये क्या करता है, एक कमेटी को गठित करता है और वो कमेटी ये डिसाइड करती है कि एग्रीकल्चर की एजुकेशन किस तरीके से होगी, आगे हम इसमें क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बिल्ड करेंगे, इसके अलावा कि किस तरीके से आपके सेमेस्टर रहेंगे, किस तरीके से पढ़ाई रहेगी, उसी में एक रिपोर्ट बनती है और उसी रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं सिक्स्थ एडीन कमेटी। यानी कि सिक्स्थ एडीन कमेटी फाइनली अभी आपकी हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू हो चुकी है। तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो सिक्स्थ एडीन कमेटी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो सबसे जरूरी यहाँ पे आपके लिए जानना है कि आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको कुछ जब आप डालोगे सिक्स्थ एडीन कमेटी पीडीएफ, तो आपको लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी डाउनलोड कर लेना। बट यहाँ पे मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देता हूँ किस तरीके से सारा सिस्टम रहता है। तो मान लो आपने एडमिशन अपना लिया, एडमिशन हो सकता है आपने अपना 12th बायोलॉजी से किया हो सकता है आपने एग्रीकल्चर से किया हो सकता है आपने मैथ्स से किया हो। तो आपने अपना एडमिशन तो ले लिया, अब आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे तो आपको टोटल 11 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो सर मैं कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने वाला हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एडमिशन जो है वो मैथ कैटेगरी से हुआ है, यानी कि आपका जो 12 था वो आपका पीसीएम थे था, यानी कि मैथ था। तो यानी कि मैथ आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा है। तो जो भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट रहने वाले हैं एग्रीकल्चर में वो आप यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। पहली बात तो ये होगी, यानी कि अब आगे मैथमेटिक्स आएगा तो आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी जरूरी बात यहाँ पे रहता है कि आप पढ़ोगे फिर क्या, तो आप बायोलॉजी आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे बायोलॉजी जो है वो आप पढ़ने वाले हो। इसी प्रकार से जो आप पीसीएम से करके रखे हो, तो यानी कि पीसीएम में आपने बायोलॉजी पढ़ के रखी है, तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपको अभी नहीं पढ़ना होता है, यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अब आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से पैटर्न रहता है। लेकिन वही बात करें, अगर कोई एग्रीकल्चर से 12th किया है तो उसको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है और जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हेरिटेज एक सब्जेक्ट होता है वो आपको नहीं पढ़ना रहता है, और जितने भी सब्जेक्ट आपको रहते हैं यानी कि सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सिस्टम जो है यहाँ पे काम करता है। अब बात यहाँ पे निकल के ये आती है कि सर मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट ईयर है और हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, तो मुझे ये जो 11 सब्जेक्ट आपको आईसीआर की डीन कमेटी, जो सिक्स्थ डीन कमेटी है, उसमें देखने को मिलना है, इनमें से मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहले तो समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट निकल के आपका आएगा इसको आप स्किप करेंगे। ये इंडक्शन बेसिकली होता है, यहाँ पे आपको कोर्स के बारे में बताया जाता है, कैसे आपकी आगे की पढ़ाई होने वाली है, इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि ये आपका इंडक्शन होता है। यहाँ पे आपको 1 वीक तक चलता है, जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडीज, डीन सर, है ना, ये आके बाकायदा आपका यहाँ पे जो कह सकते हैं रिचोम्बम है, ये आपका यहाँ पे होता है। अब बात निकल के आती है कि यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स 1 और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स 2 आपके दिए गए हैं। यानी कि अगर इसके आगे अगर देखोगे तो 0+2 और सेम आपको दूसरे में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। ये आपका यहाँ पे जो काम करता है वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम काम करता है। उसी तरीके से अगर और थोड़ा हम लोग नीचे बढ़े तो हमको देखने को मिल रहा है एक सब्जेक्ट है हमारा, दैट इज द एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी में जो सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है क्रेडिट सिस्टम 3-2+1, ये भी आपका क्रेडिट सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं और क्रेडिट सिस्टम किस तरीके से काम करता है थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। मान लो आपने फर्स्ट ईयर में इन सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, तो ये क्रेडिट सिस्टम पहले क्या होता है, मान लेते हैं पहले तो यहाँ पे एक एग्जांपल कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 2:1 का, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 2:1 का है, यानी कि 2+1 का है, तो 2+1 में क्या होगा, यानी कि एक वीक में जो टोटल आपकी क्लास चलने वाली हैं वो क्लास चलने वाली हैं 2 थ्योरी की क्लास चलेंगी और एक क्लास आपकी प्रैक्टिकल की चलेगी। तो 2 और यहाँ पे आप बेसिकली 1+1 यहाँ पे 3 और 2+1 का यहाँ पे हम लोग बात जो है वो कर रहे हैं। यानी टोटल एक वीक में जो आपकी क्लास होंगी, एक सप्ताह में क्लास होंगी, वो 3 होंगी, 2 क्लास थ्योरी की होंगी, 1 क्लास आपकी प्रैक्टिकल की होगी। तो यही आपका क्रेडिट सिस्टम कहलाता है,
ठीक है, यानी कि पूरे जो एक वीक हो गया, यहाँ पे आप खेत में जाओगे, आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी रहेंगे प्रैक्टिकल, और 2 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पे बाकायदा आपकी थ्योरी क्लास होगी, क्लासरूम में आप स्टडी यहाँ पे करने वाले हो। तो इस तरीके से क्रेडिट सिस्टम काम करता है। अब इस क्रेडिट सिस्टम में भी बेसिकली आपको कुछ देखने को मिलते हैं, आपके ग्रेडियल सब्जेक्ट, कुछ होते हैं नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, तो अगर हम लोग बात करें कुछ जो आपके नॉन ग्रेडियल होते हैं, उनमें कुछ इस तरीके सब्जेक्ट मिलते हैं आपको। NSS है, NCC है, फिजिकल एजुकेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रेडिट कैसे लिखा है, तो 20+2 यहाँ पे लिखा है, यानी कि यहाँ पे थ्योरी की क्लास एको आपकी नहीं होगी, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल ही करना है। और ये आपका बेसिकली आपके सेमेस्टर जो एग्जाम है उनमें आपको एग्जाम भी नहीं देने, थ्योरी नहीं है तो एग्जाम भी नहीं देने। उसी तरीके से एक आपका यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलता है ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्रेडिट लिखा है 1+1 ब्रैकेट में 1+0 लिखा है, तो यानी कि एक आपकी यहाँ पे थ्योरी की क्लास होगी, प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं होने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट एक दिया गया है एग्रीकल्चर हेरिटेज, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही पैटर्न है, यानी कि एक आपकी थ्योरी की क्लास होगी। और ये आपका बेसिकली ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि नॉन ग्रेडियल होते हैं, और आपके कह सकते हैं सिर्फ आपको यहाँ पे पास होना है, और इसके जो नंबर आते हैं वो फाइनल मार्कशीट में आपके जुड़ते भी नहीं है, सिर्फ आपको पास ही यहाँ पे होना होता है, ठीक है। और ये आपको ये सिखाते हैं नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट से मतलब यहाँ पे है कि OGPA और डिग्री में आपका कोई इसका वैल्यू नहीं होगा, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो फिर से आपको इसका एग्जामिनेशन यहाँ पे देना रहेगा, ठीक है। वापस आते हैं अपने सिलेबस की तरफ, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2 आपकी जो कोर्स रहेंगे यहाँ पे, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आपके 6th डीन कमेटी में जो भी यूनिवर्सिटी आपका फॉलो कर रही है वहाँ पे आपको ये चूज करने का मौका दिया जाता है कि आप इनमें से इनको चूज कर सकते हो, तो 2 आपके रहेंगे ऐसे। इसके अलावा सब्जेक्ट जो मेन स्टार्ट होगा, इसका एग्जाम होगा, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, इसका आपका 2+1 यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जहाँ पे 2+1 का दिया गया है, यानी कि ये 3 और 2+1 जो दिया गया है, जिनका क्रेडिट ज़्यादा होगा, यानी कि अगर क्रेडिट यहाँ पे ज़्यादा है तो क्रेडिट ज़्यादा का मतलब आपको यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी है, यानी कि नंबर आपको यहाँ पे ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो उसी तरीके से आपका OCPA जो आपका परसेंटेज बनेगा वो भी आपका ज़्यादा बनने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको रूरल सोशियोलॉजी और आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है, आपको एग्रोनॉमी पढ़नी है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ना है, और नेशनल सर्विस स्कीम जो है NSS आपका है, या आप नेशनल क्रेडिट कॉर्प जो है आपका NCC को भी ले सकते हो। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, ये नीड बेस भी होती है, नीड बेस बोले तो यहाँ पे आपको नॉन ग्रेडियल देखने को मिल रही है, यानी कि इसका ग्रेड जो है वो आपका नहीं है। तो मेन सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट हो गए वो आपकी यही सब्जेक्ट निकल के आते हैं, जिसमें आप 1 और फिर आप यहाँ पे 2, फिर आप यहाँ पे 3, फिर आप यहाँ पे 4, और फिर आप यहाँ पे 5, और फिर आप यहाँ पे 6, यानी टोटल सब्जेक्ट जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, जो जिनका आपको एग्जाम भी होगा, इनका प्रैक्टिकल भी होगा, तो ये 6 टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं। क्रेडिट आवर्स ज़्यादा है, जिसका क्रेडिट आवर्स ज़्यादा उस पर आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी रहेगी, ठीक है। अभी हो सकता है कोई अभी तो नहीं, आपको फर्स्ट ईयर में नहीं, आगे हो सकता है आपको 4 क्रेडिट का भी कोई सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है सर कि मान लेते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए उनका क्रेडिट ज़्यादा, तो आपको उनमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे आपके एग्जाम का जो स्ट्रक्चर रहता है वो किस तरीके से रहता है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहता है, मोस्टली जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, कभी कभी आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, ये सभी यूनिवर्सिटी फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप जैसे ही एडमिशन यूनिवर्सिटी में लेते हो तो आपकी लगभग 1 महीने या 2 महीने, अप्रॉक्स 2-2.5 महीने आपकी पढ़ाई होती है, और फिर आपको सबसे पहली बार सामना करना पड़ता है उन एग्जाम का जिसको हम लोग यहाँ पे मिड एग्जामिनेशन बोल देते हैं। इनका टोटल वेटेज जो रहता है वो 20 से लेकर 30% आप पे वेटेज रहता है, ये मिड एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि मास्टर्स जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जितना भी आपको पढ़ाते हैं उसका लगभग 20 से 30% कवर करवा के और मिड एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो करा जा रहा था उसमें 30 नंबर का था, तो 30 नंबर में से मिड एग्जाम होते थे, जितना भी नंबर आप स्कोर करते थे फाइनल आपको वहाँ पे नंबर वो आपके बाद में उठते। फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे आपको कुछ फील्ड प्रैक्टिकल भी होते हैं, कुछ एक प्रैक्टिकल नोटबुक भी हमें बनानी पड़ती है, उसमें बाकायदा आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करना पड़ता है, उसको चेक कराना पड़ता है, और इसके अलावा कहीं कहीं आपको डाइसेक्शन वगैरह बॉक्स वगैरह तैयार करना पड़ता है, अलग रहता है, मतलब प्रैक्टिकल ही है ओवरऑल, ठीक है। 20 से लेकर 30% ये रहता है। इसके अलावा आपको फाइनली यहाँ पे तीसरा जो आपका आता है दैट इज द इन टर्म या थ्योरी एग्जामिनेशन, या इनको हम फाइनल एग्जामिनेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये फाइनल एग्जामिनेशन जो होते हैं, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका मिड टर्म होते हैं ये एग्जामिनेशन
आपके जो आपको पढ़ाते हैं टीचिंग एसोसिएट या टीचर्स जो आपको प्रोफेसर पढ़ाते हैं वही पेपर बनाते हैं और वही एग्जामिनेशन आप पे ले लेते हैं, प्रैक्टिकल भी वही ले लेते हैं, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होता है वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बन के आता है और फाइनली वहाँ पे आपको पूरा सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस जो है उसका कवर करके अच्छे से एग्जामिनेशन देना पड़ता है। मिड टर्म में भी आपको दो तरीके से कैटेगराइज देखने को मिलता है। एक पेपर जो यहाँ पे होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि मैचिंग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू टाइप भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक शॉर्ट आंसर लिखना है, एक का आपको लॉन्ग आंसर लिखना है और एक का आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको चूज करना पड़ता है कि मान लो जैसे कि आपको 3 क्वेश्चन दिए गए शॉर्ट के तो आपको उसमें दो करने हैं, आप 3 क्वेश्चन दे दिए गए आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के तो उसमें 2 करने हैं, या डिपेंड करता है कैसे आपका यहाँ पे जो टीचर है वो डिसाइड करते हैं, ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे रहता है। सेम फाइनल एग्जामिनेशन की बात करें तो फाइनल एग्जामिनेशन कहीं कहीं हमारे यहाँ पे जो केस में होता था वो 70 नंबर का यहाँ पे होता था, ठीक है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, तो अलग अलग सिस्टम फॉलो करता है, यानी कि आपका फाइनल एग्जाम रहता है उसमें भी कुछ इस तरीके से पैटर्न है, वो भी आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में डिसाइड रहता है और इसमें भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रहते हैं, कुछ कंपलसरी है, कुछ आपके नॉन कंपलसरी है, उनको करना ही होता है, कुछ को नहीं भी करना रहता है, तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो आपका रहता है। अब सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है कि यूनिवर्सिटी में जब भी आप एडमिशन ले लेते हो तो यानी कि आपको 4 जो काम है वो आपको करने रहते हैं। पहला तो आपको वाइवा होता है, ठीक है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर वाइवा होगा, यानी जो भी आपने सेमेस्टर में पढ़ा है वो आप फैकल्टी के सामने जाते हो, वहाँ पे आपका एक वाइवा होता है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रुप में वाइवा होता है, ये सिंगल इंडिविजुअल भी वाइवा यहाँ पे आपका हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे फील्ड वर्क्स और लैब एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाए जाते हैं, जहाँ पे मान लो कोई डिजीज आइडेंटिफिकेशन किया, उसको आपने लैब में लेके आए, उसके स्पोर्ट्स को निकाल रहे हो, डायसेक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसको एनालाइज कर रहे हो। इसके अलावा स्पॉटिंग वगैरह भी होती है, कुछ सब्जेक्ट जैसे हैं कि आपका वीड हो गया, जैसे कि आपका पैथोलॉजी है, फॉरेस्ट्री के टूल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे स्पॉटिंग भी आपको करनी पड़ती है। इस साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो फाइल है वो भी आपको बनानी पड़ती है, तो ये सभी आपको काम जो है वो आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं। अच्छा, अब आपके लिए सबसे जरूरी बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में जब आते हो तो आपको टोटल सामना होता है लगभग 10 से लेके 11 सब्जेक्ट का, डिपेंड करता है, अब तो 6 कमेटी फॉलो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना 10 से 11 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ आपके ग्रेडियल है, कुछ नॉन ग्रेडियल है। इसके अलावा क्रेडिट आर्ट्स भी शुरुआत में ज़्यादा होते हैं, क्रेडिट आर टोटल जो बनते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो आपको शुरुआती जो सेमेस्टर होते हैं उनमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट भी कम होते हैं और क्रेडिट आर्ट्स भी कम होते जाते हैं, और क्रेडिट आर्ट जितने ज़्यादा उतना ही परसेंट बनाने के चांस आपके ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रूल यूनिवर्सिटीज़ में अभी क्या है कि आपकी 75 से ज़्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी मिड एग्जाम दे पाओगे, तभी आप फाइनल एग्जाम दे पाओगे, कहीं कहीं 85 भी है, वो आपकी यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पे आप उसको देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल आपके लिए नेसेसरी है, आपको फील्ड में भी जाना, अटेंडेंस वहाँ पे भी लगेगी, प्रैक्टिकल फाइल आपको वो भी बनानी है, स्पेसिमेन वगैरह कलेक्ट करना वो भी करना है, यानी कि सारे काम आपको यहाँ पे खुद से ही करने पड़ते हैं। और सब्जेक्टिव आपका फाइनल एग्जामिनेशन है तो आपको थ्योरी भी मजबूत करनी पड़ेगी, वहाँ पे तो आप एग्जाम दोगे ही दोगे, ठीक है। तो ट्राई करिए कि आप इन सभी को हर एक को लिमिटेड टाइम फ्रेम में और कह सकते हैं कि एक सही तरीके से, जो जैसे आपके मिड एग्जामिनेशन है तो जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए नोट्स को, फाइनल एग्जामिनेशन में 16 कमेटी में जो सिलेबस दिया है उसको अच्छे से आप पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, प्रैक्टिकल फाइल्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि नंबर आपके अच्छे आ पाए, टीचर्स उनको देख के प्रभावित हो और बाकायदा आपको नंबर अच्छे दे। तो ये सभी कुछ काम करते हो तो 4 साल के आपके सारे सेमेस्टर में नंबर अच्छे आते हैं और ओवरऑल जो ओजीपी आपका बढ़िया बनता है, ठीक है। तो ये फाइनल आपका यहाँ पे इस तरीके से सिलेबस रहा, और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हो, और ये वीडियो आपको बहुत ही लाभ करने वाला है अगर आप फ्यूचर में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे हो या आप करने वाले हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट।